चलो देखो इधर, आज हम बात करेंगे विद्युत सेलों का संयोजन। ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है सेलों को जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम सेलों को क्यों जोड़ें। भाई, विद्युत सेलों को अगर जोड़ा जा रहा है तो क्यों जोड़ा जा रहा है? ठीक है, क्या कारण है उसका, वो कारण बताइए। तो देखिए, कुछ परिपथ में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है या उच्च वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। वहां पर उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें सेलों को जोड़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ उपकरण हैं जो कम वोल्टेज के करंट से चलते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ दूसरे उपकरण हैं जिसको चलाने के लिए हमें अधिक वोल्टेज चाहिए या अधिक हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए। तो विद्युत ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएंगे या वोल्टेज को हम कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमें सेलों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक सेल है जिसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। ठीक, हमने एक उपकरण लिया जो 3 वोल्ट से चलेगा। तो अब बताइए कि आप क्या उस सेल से उस उपकरण को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उस उपकरण को 3 वोल्ट की करंट चाहिए और हमारे पास जो स्रोत है उसका वोल्टेज 1.5 यानी 1.5 वोल्ट है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक और 1.5 वोल्ट का सेल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी वह उपकरण चलेगा। अब तो समझ में आ गया होगा। तो विद्युत परिपथ में अधिक ऊर्जा की जरूरत हो या उच्च वोल्टेज की जरूरत हो, तो ऐसे केसों में हमें विद्युत सेलों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब विद्युत सेलों को जोड़ने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो इन 3 क्रम संयोजन से हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सेल को जोड़ेंगे तो धारा का मान अधिक होगा। क्लियर? तो हेडिंग डालते हैं, विद्युत सेलों का संयोजन। विद्युत सेलों का संयोजन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, लिखेंगे इसमें विद्युत परिपथों में आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक विद्युत ऊर्जा या उच्च वोल्टेज विद्युत परिपथों में आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक विद्युत ऊर्जा या उच्च वोल्टेज को प्राप्त करने
के लिए विद्युत सेलों का संयोजन करना आवश्यक होता है। ठीक है, हमने कहा कि विद्युत परिपथ है। अब विद्युत परिपथ का मतलब कोई भी उपकरण अगर आप सेल से जोड़ रहे हैं तो अगर उस उपकरण को अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है या अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऐसे कंडीशन में हमें सेलों का संयोजन करना आवश्यक हो जाता है, यानी सेलों का जोड़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सेल का संयोजन क्यों किया जाता है? जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो या अत्यधिक वोल्टेज की आवश्यकता हो, ऐसे केस में आप सेल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दूसरा कारण क्या होता है जोड़ने का? दूसरा कारण यह है कि कहीं पर अगर बैटरी का निर्माण करना हो, बैटरी बनाना हो, तो वहां भी सेलों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब दो या दो से अधिक सेल जुड़ते हैं तभी बैटरी का निर्माण होता है। तो बैटरी के निर्माण के लिए भी विद्युत सेलों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये संयोजन करने का हमारे पास कुल 3 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? सेलों के संयोजन करने की विधियां। ठीक है, पहली विधि क्या है? पहली विधि है श्रेणी क्रम। पहली विधि है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में सेलों को कैसे जोड़ेंगे, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसमें दूसरी जो विधि है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है आपको। और जो तीसरी विधि है वो है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम का मतलब इसमें श्रेणी और समांतर दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 विधियां हैं आपके पास सेलों को जोड़ने का, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। ठीक है, अब सबसे पहली विधि श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में सेलों को कैसे जोड़ा जाएगा अब हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम श्रेणी क्रम पे आते हैं। नोट करिए जल्द से जल्द। चले देखिए, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों को आप श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे वो चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके पास मान लीजिए 3 सेल हैं। ठीक है, ये वाला सेल तो आप देखे होंगे, ये एवरेडी वाला देखे है ना, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना। मान लीजिए हमारे पास ये 3 सेल हैं। कितने सेल हैं? 3 सेल हैं और हमें इन तीनों को जोड़ना है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये 3 सेल हैं। अब ये कैसे इनको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में? आप सभी को पता है कि ये वाला जो होता है वो धनात्मक होता है और नीचे वाला ये वाला और ये
ये और ये ऋणात्मक। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेल आप पहले रखेंगे, पहले अगर ये सेल रखेंगे तो इसका निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव से क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका क्या बचा, नेगेटिव, और इसका बचा, यहां से एक तार ले लीजिए और यहां से एक तार ले लीजिए और दोनों को ला करके यहां पर किसी बल्ब या किसी भी उपकरण से क्या करिए, जोड़ दीजिए। समझ में आ गई बात। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यानी पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर उसके निगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के, ऐसे जब जोड़ते आप जाओगे तो इसी को हम बोलते क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। आपके घर पे टार्च होगा, टार्च, अब तो ये वाला आ गया, चार्जर वाला आ गया ना, उसमें एक सेल लगा हुआ है, चार्ज कर लो। लेकिन पहले जो आप देखे होंगे एक टार्च, उसमें एवरेडी के 2 सेल 3 सेल 4 सेल तक लगते थे। जो पुराना जो टार्च था उसमें देखिए वो टार्च ऐसे था, अगर आप देखे नहीं होंगे तो आपके घर पे अगर होगा तो एक बार खोल के देख लीजिएगा। ऐसे रहता था, यहां पर एक बटन होता था खिसकाने के लिए, सही है ना, और ये बड़ा सा होता था, अगर 4 सेल का है तो ये बड़ा सा रहता था ऐसे। क्लियर। अब इसी में सेल को लगाया जाता था। सेल कैसे लगा होता था, मान लीजिए 3 सेल का है तो एक सेल इसमें ऐसे, देखिए ऐसे ही लगा होता था। ठीक, फिर इसी के पीछे दूसरा सेल लगा होता था, सही है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, और ये पॉजिटिव इसके निगेटिव में टच रहता था, सही है। फिर इसी में ये तीसरा सेल है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा होता था। क्लियर। अब यहां पर इसके निगेटिव से एक पत्ती लगी होती थी, पत्ती, और ये पत्ती इस साइड से होते हुए ऐसे यहां तक आती थी। जैसे हमने कहा ना, देखिए नेगेटिव वाला तार आया है ना यहां तक, कहां तक, बल्ब तक आया है, और ये पॉजिटिव वाला भी देखिए बल्ब तक आया है। अब देखिए यहां पर ये जो बल्ब है ये पॉजिटिव वाला है, यहां से एक तार यहां से निकल करके, और यहीं पर एक चाबी लगा होता था, ऐसे ये ऐसे लगा होता है, और ये तार आता था कहां पर, और ये तार आ जाता था, और यहीं पर आपका ये बल्ब लगा होता था। समझ में आई बात। ऐसे यही उसका पूरा सिस्टम था। ठीक है। अब देखिए ये वाला प्लग है, जब ऐसे ऊपर की तरफ आप खिसकाते थे ना तो हाईजा कर इसी में सट जाता था, कोई टेक्निक नहीं था उसमें। जब उसको ऊपर की तरफ प्रेस करते थे तो ये जो चाबी है ना वो इसमें सट जाती थी। जैसे ये इसमें सटती थी तो सर्किट आपका चालू हो जाता था, बल्ब जलने लगता था। ठीक है। अब इसी को जब पीछे की तरफ खिसकाते थे तो फिर ये छूट जाता था, ठीक, बल्ब ऑफ हो जाता था। यही उसका पूरा टेक्निक होता है टार्च का। ठीक है। अब देखिए यहां पर 3 सेल लगे हैं, तो तीनों सेल किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के, फिर दूसरे सेल का नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरह जब आप जोड़ते चले जाएंगे तो इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है।
अब इन सेलों से जो यहां से लाइट निकलती थी, वो लाइट का जो है तीव्रता अधिक होता था। आप 2 सेल का जो टार्च जलाते थे और 3 सेल का टार्च जलाते थे, तो दोनों के लाइट में अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 सेल जोड़ देने से उसकी वोल्टेज हाई हो जाती थी। वोल्टेज हाई होने से इसका लाइट बढ़ जाता था। जब वहीं पर 2 सेल लगाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, तो लाइट डिम हो जाती थी। समझ में आया? तो वही हमने कहा कि सेलों को जोड़ना क्यों पड़ता है। सेलों को जोड़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो हम किसी बैटरी का निर्माण करें, ठीक, और दूसरा किसी परिपथ के वोल्टेज को हम बढ़ाते हो, या उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा का मान बढ़ाना हो, ठीक है, तभी हमें सेलों को जोड़ना पड़ता है। क्लियर है ना? तो श्रेणी क्रम समझ में आ गया कैसे जोड़ना है। पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते चले जाते हैं। क्लियर? आई समझ में आ गया? अब टार्च बना लोगे। टार्च में कुछ है नहीं, लेकिन जब खराब होता है तो लेके भागते हो मिस्त्री के पास, भैया थोड़ा टर्चवा देख लीजिएगा। हाँ, क्या चीज? हाँ, तो उतना तो 50 रुपए की सोल्डिंग आ रही है, 50 की आती है मार्केट में। हाँ, अरे वो सब आ जाता है बाबू। साइकिल जब बच्चा खरीदता है तो धीरे धीरे चलाने आ जाता है, जब खरीदवे नहीं करेगा तो चलाएगा कहां से? ठीक है, चलिए चलिए अब श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए, इसमें लिखते हैं पहले, देखो, पहले सेल के ऋणात्मक, पहले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को अगले सेल के धनात्मक, अगले सेल के धनात्मक टर्मिनल से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम समझ में आ गया? श्रेणी क्रम में करना क्या है, जो पहला सेल है उसके ऋणात्मक टर्मिनल को अगले सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना है, ठीक, फिर उसके ऋणात्मक को उसके अगले से। तो इस तरह जितने भी सेल हैं इसी तरह जोड़ते आप जाएंगे तो सभी सेल किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। क्लियर है? अब हमें देखना है कि श्रेणी क्रम में जब सेलों को हम जोड़ रहे हैं तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, धारा बढ़ेगी कि घटेगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल 3 सेल हैं। कितने सेल हैं? 3 सेल, ठीक, या हम मान लें कि हमारे पास n सेल है। ठीक है, 3 सेल कहेंगे तो आप सोचेंगे कि केवल 3 सेल को जोड़ने की बात सर कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास n सेल है, ठीक। अब n का मान आप 2 भी मान सकते हैं, n का मान 10 भी मान सकते हैं, n का मान 50 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो माना n सेल श्रेणी क्रम में, ठीक है, चित्रानुसार क्या है? जुड़े हैं। ठीक है, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके
विद्युत विद्युत वाहक बल कितना है? ई वोल्ट। विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ठीक है, इन्हें वाह प्रतिरोध आर से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। जो बाह्य प्रतिरोध की बात होती है ना, बार बार बाह्य प्रतिरोध, उसका मतलब है कि आपने उसे किसी उपकरण से क्या किया है? जोड़ा है। क्योंकि उपकरण हमेशा विद्युत स्रोत से क्या होता है? बाहर होता है। और जो भी उपकरण आप जोड़ेंगे उस उपकरण का प्रतिरोध होता है, तो उसी को हम बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। तो जब भी बाह्य प्रतिरोध आए तो समझ लीजिए कि हम उस सेल को या उस बैटरी को किसी उपकरण से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्लियर? तो हमने कहा कि हमारे पास कितने सेल हैं? n सेल। कितने? और सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है? और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तो चलिए अब इसको फिगर में देखिए। पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ध्यान देना, क्योंकि परिपथ में सेल जो हमने अभी बनाया था उस तरह नहीं बनता है, इस तरह बनेगा। जब भी परिपथ में सेल को दर्शाया जाता है तो जो अभी हमने बनाया था ना, ये वाला, इस तरह नहीं दिखाया जाएगा। इस तरह से, इस तरह दिखाया जाता परिपथ में, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। जो बड़ी लाइन है वो और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव। तो ये बड़ी लाइन है, ये धनात्मक, और जो छोटी लाइन है वो ऋणात्मक। और ये देखिए, यही पर ऐसे जब बनाएंगे ना, ऐसे यही सेल के अंदर का प्रतिरोध है। सेल के, जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है इस सेल का। ठीक है, अब देखिए, समझना, ये एक सेल है, ये एक सेल है ये भी। ठीक है, अब इस सेल के निगेटिव जो है, ये यहां पर दूसरे सेल का क्या जोड़ेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे, फिर ये प्लस और ये, फिर इस सेल का ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, फिर अगला जो भी सेल होगा, फिर यहां उसका पॉजिटिव, ऐसे जोड़ते। तो हमको n सेल जोड़ना है, चूंकि तो हम n सेल ऐसे दिखाएंगे। कैसे? डॉट डॉट कर देंगे, दिखा देंगे कि बीच में और भी सेल इसी तरह से क्या जुड़े हैं। नहीं तो n सेल हम बनाते रह जाएंगे। ठीक है, 2 सेल बना दिए और एक लास्ट में बना दिए। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से n सेल श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं। हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सबका विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब पहले सेल का पॉजिटिव और दूसरे लास्ट वाले सेल का, यही बचा है ना। अब इसको लाकर हम किसी उपकरण से क्या करेंगे? उपकरण का मतलब उसका प्रतिरोध, जिसे आप क्या कहते हो? बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो हम यहां पर बाह्य प्रतिरोध से क्या किए? जोड़ दिए। हो गया जी? देख लेना ध्यान से, बाह्य प्रतिरोध से हमने जोड़ दिया। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें धारा कितना प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये सभी सेल इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से
तो धारा ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा? बताओ, धारा कैसे जाएगा? धारा की दिशा ये होगी, समझ में आई बात? धारा ऐसे चलेगी ना, बाहर जो है, सेल के बाहर जो धारा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, और सेल के अंदर जो धारा है नेगेटिव से, तो देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो सेल से धारा अंदर नेगेटिव से इधर चलेगी ना, तो बाहर पॉजिटिव से ऐसे चलेगी। क्लियर? कहीं घुमा मत देना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अगर ये दिशा इधर कर दोगे तो सेल के अंदर धारा की दिशा उल्टा हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, सेल के अंदर धारा नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है और सेल के बाहर धारा पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव से, और सेल के अंदर देखिए नेगेटिव से, तो दोनों धारा एक दिशा में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, धारा की दिशा ऐसे होगी। कहीं उल्टा मत बना देना, नहीं तो फिर तुम लोग समझना पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखना वो, इसमें ध्यान देना। अब देखिए n सेल आपके श्रेणी क्रम में है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है, तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट, तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा जी? कितना होगा? E होगा। अरे बाप रे बाप, ये बकलुल। देखो परिपथ, देखो इधर, परिपथ में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, परिपथ में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। क्लियर? अब आप बताओ, एक सेल E है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया, दूसरे का भी E है, तीसरे का भी, इसी तरह जोड़ते चले जाइए। कै बार? n बार। यही जोड़ोगे ना, n बार जोड़ना है आपको, क्योंकि सेल कितने हैं? n हैं, तो E धन E या n बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा नहीं समझे, ये बताओ, यहां पर एक आंबा, एहूं पर एगो आंबा, एहूं पर एगो आंबा, ये आम के 10 बार जोड़ोगे तो कौ आम हुआ? ये तो तुरंत बता दे रहा हूं। अगर एक आम 10 बार तो कै आम? तो वही तर एक ही n बार, तो n ई तब कितना होगा? n ई नहीं होगा जी। भाई देखो, भाई ये आम है, यहाँ ई है, ई को यहाँ आम हम कह दे रहे हैं और n को हम 10 कह रहे हैं, तो बोल दिए ना 10 आम। तो उसी तरह ई को n बार जोड़ोगे तो कितना होगा? n ही हो जाएगा ना, n ही होना होगा जी। तो खैले वाला पर तुमको बहुत ध्यान बा, हर दे जोड़ देंगे तो उसमें कोई नुकसान ना हो। चलो देखो, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया जी? n ई। समझ में आ गया ना? अब जितने भी सेल हैं सबका विद्युत वाहक बल जोड़ दो, 10 होंगे तो 10 ही, 5 होंगे तो 5 ही, जितना होंगे उतना ही। समझ में आ गया? तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकल गया। अब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लो। परिपथ
में जुड़े सेलों का कुल आंतरिक क्या केवल आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही है। तो जब सभी सेल श्रेणी क्रम में हैं तो उनका आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में ही होगा ना। बोलो भाई, जब सेल श्रेणी क्रम में हैं तो प्रतिरोध भी उसी क्रम में होंगे, ठीक है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है? R1 प्लस ऐसे जोड़ते हो ना। तब देखो, तो सबका प्रतिरोध R है, तो R1 कितना हो गया, R2 भी कितना, R3 भी कितना, कितने समय तक जोड़ना है? तो कुल आंतरिक प्रतिरोध देखे, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आया? NR, ठीक है ना। कुल आंतरिक प्रतिरोध NR हो गया। क्या हुआ, नहीं समझेगा? सोनाली समझ गए? चलो, तो ये सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध हुआ है अभी। अब हम बात करेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। समझो इस बात को, दोनों सेंटेंस में अंतर है। पहला सेंटेंस देखो, परिपथ में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, यानी परिपथ में जो सेल हैं केवल उनके आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा गया है। लेकिन जब हम कहेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो हाइयो है ना उस परिपथ में, तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखो, आंतरिक प्रतिरोध कुल कितना आया है? NR, ठीक है। तो ये हो गया सेलों का कुल आंतरिक, और इनसे बाह्य प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो ये हो जाएगा +R, यही होगा ना। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध NR +R, ठीक है। और परिपथ में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, तो परिपथ में जो धारा बहेगी वो धारा कितनी होगी? तो देखिए, परिपथ में प्रवाहित क्या? धारा। अब ध्यान देना है यहां पे धारा निकालना है। तो धारा निकालने के आपके पास 3 सूत्र हमने बताया था। एक I बराबर Q बाई T, I बराबर Q बाई T। क्या वो फार्मूला यहां लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां ना तो आवेश का पता है ना ही समय का पता है, तो I बराबर Q बाई T नहीं लगेगा। दूसरा है I बराबर V बाई R, ओम का नियम, वो भी यहां लागू नहीं होगा क्योंकि यहां वोल्टेज नहीं है, विभव नहीं है। तीसरा है विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध, और वो चीज यहां है तो वही वाला लगेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है? I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, यही सूत्र था हिंदी में ना, कुल विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल, यही सूत्र था। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है? तो लिख दो बटा परिपथ का कुल, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध NR +R। समझ में आ गया? ये हो गया इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। ये सभी सेल श्रेणी क्रम में जोड़ करके इतनी धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक। अब हमको चेक करना है क्या ये धारा अधिक है या कम है। अधिक होगा तब कैसे होगा, कम होगा तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें 2 स्थितियां समझनी होगी, 2 कंडीशन समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा
कि I का मान अधिक कब होगा और कम कब हो जाएगा। क्लियर। श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों द्वारा प्रवाहित कुल धारा का मान यही है, लेकिन यह धारा अधिक होने के लिए या कम होने के लिए इसके पास कंडीशन है, कब ये अधिक होगा और कब ये कम हो जाएगा। तो इसके आगे अभी हम बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। अब समझो धारा अधिक कब होगा। इसमें देखिए पहली स्थिति समझिए, फर्स्ट स्थिति। पहली स्थिति में देखिए, अगर हम ये मान लें कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, वो बाह्य प्रतिरोध से क्या है, बहुत कम है। क्या है, इसके तुलना में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत क्या है, कम है। तो क्या होगा, यदि R लेस देन कैपिटल, इसका मतलब समझ रहे हैं, R स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत क्या है, कम है। अगर ऐसा है तो जो NR होगा वो और कम हो जाएगा, तो NR को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो राशि बहुत छोटी हो जाती है उसको हम क्या करते हैं, जीरो नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों जीरो नहीं मानेंगे, कारण समझ लीजिए, क्योंकि कोई ऐसा सेल नहीं है जिसके आंतरिक प्रतिरोध ना हो, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अगर उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो समझ लीजिए वो सेल आदर्श सेल है। वो सेल कौन सा सेल है, हाँ, जो न हो वो आदर्श है। जौने सेल के आंतरिक प्रतिरोध ना हो उस सेल को हम क्या कह सकते हैं, आदर्श सेल कह सकते हैं। और ऐसे सेल की मात्र कल्पना की जा सकती है, इसको रियलिटी में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल r को जीरो कर देंगे, इसका मतलब ये सभी सेल आदर्श सेल हैं, और ऐसा सेल रियल में होता नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि आप स्मॉल r को जीरो नहीं मानेंगे, लिख देंगे छोड़ने पर। हमने उसको छोड़ दिया, बहुत छोटी राशि हो गई। तो इसमें से NR को जब छोड़ देंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, NE बटा कैपिटल, ये हो जाएगा। समझ आ गई बात। इसका मतलब समझिए, N और ये हो गया E बटा R। E बटा R का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, और I बराबर यही होता ना, विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। भाई जब आप NR को छोड़ दिए तो कुल प्रतिरोध यही हुआ ना, हाँ, तो E बटा कुल प्रतिरोध, और E बटा कुल प्रतिरोध क्या है, धारा, और वो भी किसकी धारा है, एक सेल से। एक सेल से जो धारा प्राप्त होती है उसकी धारा है। समझ में आ गया। ये जो E बटा R है ना, वो एक सेल से जो धारा प्राप्त होती है, एक सेल से प्राप्त धारा, ये उसका मान है। ठीक, तो I बराबर हो गया एक सेल से प्राप्त धारा का कितना गुना, N गुना। मतलब अब समझो कि अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको परिपथ में जो धारा बहेगी वो धारा एक सेल से जो धारा मिलेगी उसका N गुना होगी। एक सेल से जो धारा बहती है उसका N गुना धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये वो सेल है और ये सेल
अकेले 1 एम्पियर धारा दे सकता है। हमने ऐसे ही 10 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, ऐसे ही 10 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, लेकिन इन सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है। तो ये 10 सेल मिल करके कितना गुना धारा देंगे? 10 गुना। तो 10 गुणे 1 सेल से बहने वाली धारा, तो कितना हो गया? 10। समझ में आ गया? तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो, ठीक है, तो सभी सेल मिल करके 1 सेल से जो धारा मिलती है उसका n गुना धारा देंगे। अगर परिपथ में 10 सेल है तो 10 गुना, परिपथ में 20 सेल है तो 20 गुना, जितने सेल होंगे उतना गुना धारा देंगे। ये तब होगा जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होगा, तब धारा का मान n गुना हो जाएगा। जितने सेल होंगे उतना गुना बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया ना? अर्थात धारा का मान एक सेल से प्राप्त धारा का कितना गुना? n गुना होगा। ठीक है, और ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से आपको फायदा है। ठीक है, क्योंकि धारा की प्रबलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। अगर आपको किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाना है तो ऐसे सेलों को रखिए श्रेणी क्रम में जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो। ठीक है, और जब उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान जितने सेल होंगे उतना गुना बढ़ जाएगा। क्लियर? लेकिन अब देखिए, अगर मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, वो भी देख लीजिए। दूसरी स्थिति देखिए, यदि बाह्य प्रतिरोध, यदि जो बाह्य प्रतिरोध R है लेस देन R, ठीक है, यानी बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से छोटा हो तब क्या होगा? अभी आंतरिक प्रतिरोध छोटा था, बाह्य प्रतिरोध ज्यादा था, तो धारा n गुनी हो गई। ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो गया, बाह्य प्रतिरोध छोटा हो गया किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। तो बाह्य प्रतिरोध को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो R को क्या करने पर? छोड़ने, R को छोड़ दीजिए। जब R को छोड़ देंगे तो I बराबर क्या बचा? NE बटा N, ये बचेगा ना, N से N कट जाएगा, तो I बराबर E बटा सभी सेल मिलके कितना धारा देंगे? 1 सेल के बराबर। देखो E बटा R 1 सेल की धारा है ये। ठीक है, तो सभी सेल मिल करके 1 सेल के बराबर धारा दे रहे हैं। तो क्या ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा है? 10 सेल की जगह पर 21 सेल लगाओ। भाई जब 10 मिलके 21 सेल के बराबर धारा देंगे तो 10 को लगाने की क्या जरूरत? कोई फायदा है? 10 लोग मिल करके 1 लोग के बराबर जब काम कर रहे हैं तो क्या जरूरत है 10 लोग को काम पे लगाने का? एक ही से काम करो, आपका फायदा होगा। नहीं होगा? और फायदा आपको यहां पे n सेलों को जोड़ने से, क्योंकि n लोग को लगाने पर काम पर n गुना काम हुआ है, लेकिन यहां पर n लोग को लगाने पर एक ही लोग के बराबर काम हो रहा है। ठीक है, तो n लोग को काम पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि अगर बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम हो गया, मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो गया बाहरी प्रतिरोध से, ऐसे केस में सभी सेल मिल करके 1 सेल के बराबर धारा देंगे। तो इस केस में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है, लिखेंगे अर्थात सभी
सेल मिलकर एक सेल के बराबर धारा देंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अगर किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाना है और आपको सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो ध्यान रखिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होना चाहिए, तब जाके धारा की प्रबलता बढ़ेगी। और यदि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर आप धारा की प्रबलता बढ़ा नहीं पाएंगे। कितना हूं करेंगे धारा एक ही सेल के बराबर आएगा। क्लियर हो गया ना, नोट कर लीजिए।